हाँ जी, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 10 आज अपन करने वाले हैं। और ये जो आपका मनोविज्ञान का मॉडल पेपर आज का रहेगा, ये यूपी टेट 2011 का पेपर है मित्रों। तो पूरा का पूरा पेपर वही उठाया गया है और आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हों, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है एक और प्रश्न थोड़े से अच्छे हैं, तो आपको भी इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए प्यारे साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और पहला आपका प्रश्न आपके सामने है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह एक, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, दो, अधिगम को सरल बनाएगी, तीन, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, या चार, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो साथियों, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। निश्चित रूप से यही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट हो, लेखन में स्पष्टता हो, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो सही चीज़ ये रहेगी कि लेखन में स्पष्टता हो, जो लिखा गया है वो साफ साफ दिखाई देना चाहिए, चाहे लिखावट कैसे भी हो, अक्षर किसी भी साइज के हो, बस दिखाई अच्छे, स्पष्टता उसमें होनी चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? देखिए साथियों, साइकोलॉजी का एक दो टेस्ट पीछे ही ये प्रश्न आया था और फिर से यही प्रश्न आया है। लेकिन जो पहले अपन ने प्रश्न किया उसमें तीसरा ऑप्शन नहीं था, ठीक है। उसमें क्या था प्रश्न में कि वो जो बच्चा था वो बार बार कहने के बाद भी बार बार रोजाना लेट आ रहा था। तब अपन ने उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से, उसकी शिकायत एक प्रकार से अपन ने की, अभिभावकों से अपन ने बात करने की चेष्टा की। लेकिन यहाँ पर अपन उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आ रहा है। तो देर से आ रहा है तो उसका कारण जानने की अपन पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर फिर भी सुधार न हो तो फिर उसमें अपन क्या करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? एक, चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, तीन, गहन अध्ययन द्वारा, और चार है सहस्वर अधिगम द्वारा। तो सहस्वर अधिगम द्वारा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा। इसके द्वारा आराम से अभिप्रेरित बच्चों को किया जा सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एक, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, दूसरा, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तीसरा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और चौथा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला आपका प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना। तो ये तो निश्चित रूप से नहीं होगा। अगला आपका ऑप्शन है कि अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना। तीसरा है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। तो यही बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, बिल्कुल देखिए, आसान प्रश्न, आसान इनके जवाब आराम से अपन देख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, तीसरा, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, और चार, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो बदले में शुभकामनाएं उनको अपन देंगे, आशीर्वाद देंगे। ऑप्शन 4 मित्रों इसका आंसर होगा। यूपी टेट 2011 का ये पेपर है साइकोलॉजी का। अगला आपका प्रश्न, जब कक्षा में केवल विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या यह व्यक्तिक असफलता है। जब कक्षा में केवल एक विद्यार्थी असफल हो रहा हो तो यही माना जाएगा कि वो व्यक्तिगत असफलता है, खुद की असफलता है बच्चे। क्योंकि टीचर असफल क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर कक्षा में केवल एक ही बच्चा पास हुआ हो तब तो वो टीचर की विफलता है, लेकिन केवल यहाँ पे एक ही बच्चा असफल रहा, बाकी सभी सफल हो गए, तो उसकी व्यक्तिगत उसका कारण रहा है उस बच्चे का। तो ऑप्शन 4 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, भावुक होकर बच्चे ऑप्शन नंबर 2 कर देंगे, जो कि सही नहीं होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता और आज्ञाकारिता। तो सबसे महत्वपूर्ण
विद्यार्थी की जो विशेषता होगी वो रहेगी आपकी ईमानदारी। ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रश्न को मैंने चेक भी किया दोबारा से और इसका आंसर भी ईमानदारी ही सही माना गया है। तो ऑप्शन 2 मित्रों इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए, सॉरी ईमानदारी नहीं, आज्ञाकारिता, माफ़ी चाहूँगा, आज्ञाकारिता का गुण उसमें होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। अगर आज्ञाकारिता है उसमें तो बाकी के गुण अपन उसमें अपने आप पनपा सकते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता होना उसमें ज़रूरी है, वो आज्ञा को माने। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही आंसर माना गया। माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 10वां प्रश्न। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? यानी कि आपने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित नहीं है, वो प्रश्न अलग पाठ से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे? एक, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ठीक है। अगला, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। 3, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। और 4, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। कक्षा के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहले आप जो पढ़ाने आए हैं, जो आपका उद्देश्य निर्धारित करके आप आए हैं, उसको पूर्ण कीजिए, पढ़ाइए। जो टॉपिक से संबंधित प्रश्न बच्चों के द्वारा आ रहे हैं उनको कीजिए। जो टॉपिक से हटकर प्रश्न है उसका भी जवाब दीजिए, लेकिन टॉपिक के बीच में नहीं, बाद में, कक्षा के बाद में, लास्ट में आप 5 या 10 मिनट इन प्रश्नों के लिए रख सकते हैं, जिससे बच्चों की जिज्ञासाएं शांत होंगी और नई नई और जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा निश्चित रूप से। अगला प्रश्न, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, 2 वयस्कों को खुश करने के बाद दुश्चिंता की अनुभूति, तीसरा, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और तीसरा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर माना गया है वो माना गया है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर माना गया है यूपी टेट में। चलिए अगला आपका प्रश्न है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने के कारण है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है उसमें। दूसरा, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव है। तीसरा, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। और 4 है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो मित्रों इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति इसका कारण है। इसी वजह से हो सकता है बच्चे को कोई समस्या हुई हो, बच्चे ने छुट्टी मांगी हो, शिक्षक ने छुट्टी नहीं दी हो, निर्दयी व्यवहार उसके साथ किया हो, इसलिए वो छोड़ करके क्लास को भाग गया हो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही आंसर माना जाएगा। अगला आपका प्रश्न, विद्यालय में शर्म की स्फूर्ति का विकास करने के लिए एक शिक्षक अपने ही शर्म में प्रवृत्ति दिखाएगा। 3, दूसरा है शिक्षक शर्म के महत्व पर व्याख्यान करेगा। तीसरा, समय समय पर विद्यार्थी को शर्म करने का अवसर देना पड़ेगा। और 4 है, विद्यार्थियों को शर्म करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो मित्रों इसमें सही आंसर आपका रहेगा समय समय पर विद्यार्थियों को शर्म करने का अवसर देना पड़ेगा, तभी उनमें शर्म की स्फूर्ति का विकास हो पाएगा। तो ऑप्शन 3 मित्रों इसमें सही होगा। शर्म का मतलब है करके सीखने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभ्यास जितना ज़्यादा होगा, जितने अवसर विद्यार्थियों को देंगे उतना ही महत्व उसका रहेगा। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो एक मानवीय सामों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। अगला, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। 3, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। 4, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? तो आंसर रहेगा आपका किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए जो उत्तरदायी है वो आपका बाल विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मित्रों आपका सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज देखिए आप, और ऑप्शनों की लैंग्वेज देखिए कितनी कठिन है, फिर भी अपन अगर ध्यान से पढ़ें तो सीधा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला आपका प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा? 1, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। 2, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है।
और चौथा है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो मित्रों इसका आंसर रहेगा यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए इसका नॉलेज बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज शिक्षक को होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ठीक है, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है कि विकास का अर्थ क्या है, यानी अभिव्यक्ति का विकास है। ठीक है, मानवीय मूल्यों का विकास अभिव्यक्ति का विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की तो जरूर होनी चाहिए। अगला, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, तो ये भी सही है। अगला है आपका विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रहेगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो मित्रों इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ऑप्शन किशोरावस्था, यानी कि समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य। ठीक है, समूह तो बन जाता बाल्यावस्था में, लेकिन सक्रिय सदस्य कब बनता है? किशोरावस्था में। तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए क्रम योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो मनोचित्रण का आपका सही अर्थ क्या होगा? मन के प्रकार्य का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? 1 विचारों में सृजनात्मकता, 2 दूसरों के साथ लड़ना, 3 अभिव्यक्ति में अनूठापन और 4 है कौतूहल। तो कौतूहल यानी कि जिज्ञासा, तो ये तो होनी चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा? दूसरों के साथ लड़ना। ये प्रतिभाशाली होने के कोई संकेत नहीं देगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 है मित्रों, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। 3 अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। और 4 है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर यूपी टेट की परीक्षा में माना गया था मित्रों। और इसको आप गूगल भी सर्च करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 सभी साइट्स पर इसका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता, समन्वित माने अपन समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और 4 है शिक्षकों में अभिवर्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका जो आंसर माना गया मित्रों वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर इसका समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है कि पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार से तैयार किया गया। अगर समन्वित शिक्षा का मतलब है जो एक ऐसा प्रोग्राम जो आपका एक ऐसी शिक्षा जो आपके प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी उपयोगी हो, सृजनात्मक के लिए, मध्यम स्तर के बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए भी उपयोगी हो, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार की अगर पाठ्य पुस्तक है तो निश्चित रूप से वो समन्वित शिक्षा की सफलता जो वो एक प्रकार से समन्वित शिक्षा को सफल बनाएगी। तो ऑप्शन 2 मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो भाषण देकर देखिए नहीं होगा कभी भी, है ना। अनुप्रेरित करेगा सही मार्गदर्शन कराकर। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका सही आंसर होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि बार बार मोटिवेशनल वीडियो मत किया करो। आपको खुद अपने आप के लिए मोटिवेट बनना है, क्योंकि भाषण देकर के कभी भी अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता किसी को, न पुरस्कार देकर किया जा सकता है, हाँ सही मार्गदर्शन करके किया जा सकता है। और सही मार्गदर्शन
जो एक शिक्षक है उसके लिए यह है कि वह बच्चे को पढ़ाए, जो उसको जो उसको चीज़ पता है, जो अच्छे से वो बता सकता है, उस चीज़ को वह बताए, सही मार्गदर्शन उसको कराए, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप केवल भाषण पर ही रियलाइज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा गलत है। और पढ़ने की दृष्टि से देखें तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, सही किताबों को पढ़ें और एक प्रकार से केवल पढ़ाई पे ध्यान रखें, अन्य चीज़ों में, भाषणबाजी में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही मित्रों इसका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में उसे कम अंक देंगे, उसे डांटेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर आपका सही होगा, उसकी उपेक्षा करेंगे। कब? जब यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है, ठीक है, आपका सम्मान नहीं करता है तो क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं डांट सकते। परीक्षा में क्या कम अंक देंगे? अपन वह भी नहीं करेंगे। उसकी किस चीज़ की उपेक्षा करेंगे कि वो मतलब अपना सम्मान नहीं करता तो उससे अपन कुछ बैर बांधें, ऐसा नहीं है। अपने को उस चीज़ की उपेक्षा करनी है। तो ऑप्शन 1 मित्रों इसका सही आंसर माना गया है यूपी टेट की परीक्षा में। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल, अगर आपको विश्वास नहीं है। ऑप्शन नंबर 25 के प्रश्न में सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1, उसकी उपेक्षा करेंगे। ये प्रश्न मित्रों ये भी मैंने सर्च किया है काफ़ी जगह, इसमें भी यही आंसर है कि उसकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को आंसर माना गया है। मेरे हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए, हालांकि 4 होगा, इसमें उपेक्षा कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ सकता, इसका एक ही नज़रिए से इस प्रश्न का उपेक्षा नहीं करेंगे या सॉरी उपेक्षा करेंगे, हो सकता है कि सम्मान नहीं करता तो इस चीज़ की अपन उपेक्षा करेंगे कि अपन उसको मन में बैठा लें कि वो अपना सम्मान नहीं करता तो अपन इसको पढ़ाएंगे नहीं। बाकी पूरे विद्यार्थी को उपेक्षित नहीं करेंगे अपन। हाँ, वो अपना सम्मान नहीं करता, इस चीज़ की अपन उपेक्षा कर देंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। यूपी टेट में ऑप्शन 1 सही माना गया था। अगला प्रश्न, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षण होगा तो वो आपका सत्तावादी स्तर माना जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा होगा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होगा, नैतिकता के द्वारा होगा या इन सभी के द्वारा होगा? तो चरित्र का विकास मित्रों किससे होगा? आपका ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर? तो मित्रों सही उत्तर होगा 1, विभेदीकरण स्तर। ये आपका शिक्षण अधिगम का कोई स्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरा, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। और 3 है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो अगला आपका ऑप्शन है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो ये ज़्यादा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शन 3 भी आपको ठीक लगा होगा, लेकिन ज़्यादा सही है ऑप्शन नंबर 4, तो यही इसका आंसर माना गया। अगला प्रश्न, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद या आदर्शवादी या निर्देशात्मक? तो इसका मित्रों इसका आंसर रहेगा आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसका आंसर रहेगा। बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी बर्ताव, प्रत्येक बच्चे के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। इसीलिए तो इस प्रश्न में देखिए जो कि मतलब यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, ये आंसर माना गया है इसका। तो ये मेरे हिसाब से केवल इस दृष्टि से माना गया है कि वो विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप इस बात की उपेक्षा करेंगे कि वो सम्मान करे या ना करे, मैं उसको पढ़ाऊँगा, मेरा कार्य उसको पढ़ाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रों यहाँ पे इसका आंसर माना गया। हालांकि मुझे अब भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही लगता है। आपकी क्या राय है आप दे सकते हैं, बाकी गूगल सर्च कर लीजिएगा, यही इसका आंसर माना गया। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। ये यूपी टेट 2011 का पेपर देखिए किस प्रकार का पेपर बनाया गया। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत इजी पेपर है, लेकिन लास्ट के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये यूपी टेट 2011 का पेपर जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा।
आगे भी अपन ऐसे ही पेपर लेकर के आते रहेंगे, शानदार शानदार। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी निश्चित रूप से, क्योंकि तैयारी लगभग आपकी पूरी हो चुकी है। अभी जस्ट रिविजन्स आपको लगाने हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस सेट भी कीजिए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बड़े बड़े 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा में काफ़ी समय बचा हुआ है। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मैटर अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे साथियों अपन कल एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।